दीसपुर नामक एक छोटे से गांव में किशन और शालिनी नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे दीप्ति और बिट्टू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। किशन सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और लता गांव के एक बंगले में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से दीसपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर जाने का मन ही नहीं करता। सही कह रहे हो जी, ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। गर्मी कितनी भी हो, काम पर तो जाना ही पड़ेगा भाग्यवान, वरना घर का खर्चा कैसे चलेगा। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। किशन मजदूरी पर चला जाता है। दीप्ति और बिट्टू एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। शालिनी दीप्ति और बिट्टू को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन चंद्रमुखी और मालिक रामचंद्र अपने 2 बच्चे सोनाली और शिवम के साथ रहते थे। अरे शालिनी, आ गई तू। अब चल जल्दी से सारे काम निपटा ले। पता है ना, शिवम का जन्मदिन है आज। सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद कर देना। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूँगी। शालिनी घर के सारे काम करने के बाद अपने मालकिन के घर को सजाने में मदद करती है। दोनों मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज शिवम की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी ज़रूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर शालिनी घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। शालिनी के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यह घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंड है। दीप्ति की बातें शिवम सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे यह घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओह, मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं ना, हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक कटने लगता है तो दीप्ति और बिट्टू एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते शिवम के कमरे की तरफ चले जाते हैं और शिवम के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते वह दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। यह कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी, यह देखो, यह बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता।
इतने ही देर में अचानक से शिवम की बहन सोनाली उस कमरे में आ जाती है। वह बिट्टू और दीप्ति दोनों को शिवम की बेड पर लेटा देखकर जोर से भड़क कर कहती है, यह दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ, इधर आओ, देखो यह दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। सोनाली की आवाज सुनकर चंद्रमुखी कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उतरो। दीप्ति और बिट्टू चंद्रमुखी की आवाज सुनकर जग जाते हैं। शालिनी भी चंद्रमुखी की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी, क्या हुआ? यह पूछ क्या नहीं हुआ? यह देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने एसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पे, हद होती है। मैंने तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, यह भी देख लेंगे। पर यह तो अपनी औकात ही भूल गए। यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के ऐसे सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से, और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मालकिन, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो मालकिन। बच्चे नादान हैं, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन, इस काम के सहारे ही तो मेरा घर चल रहा है। यह तेरी सरदर्द है, अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल। चंद्रमुखी शालिनी और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने से भी मना कर देती है। अब शालिनी के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब किशन के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं हैं, और जो तनख्वाह इनके पिताजी लाते हैं वह सब घर खर्चे में चला जाता है। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी। पर बच्चों को भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप? घर में राशन खत्म हो गया है, आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं भाग्यवान, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी, तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। इस तरह उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह शालिनी फिर से अपनी मालकिन चंद्रमुखी के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए मालकिन। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से, और आइंदा यहाँ पर अपनी शकल मत दिखाना। चंद्रमुखी की कड़वी बातें सुनकर शालिनी घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देख शालिनी वहीं रुक जाती है। खाना बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। खाना बनाना तो मुझे आता है, अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर शालिनी उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा, आपको किसी खाना बनाने वाले की जरूरत है? हाँ, जरूरत तो है। तुम खाना अच्छा बना लेती हो, क्या तुम्हें पकोड़े बनाने आते हैं? हाँ भैया, मुझे कई तरह के पकोड़े बनाने आते हैं, जैसे मिर्च का पकौड़ा, पालक का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा, और भी कई प्रकार के पकोड़े मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तू आज से ही काम पर लग सकती हो। इस तरह शालिनी पकौड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को पकौड़े सर्व करने लगती है।
इसी तरह शाम हो जाती है और रमेश के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकौड़े बिक गए। आज तो तुमने सिर्फ पकौड़े सर्व किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें पकौड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, यह लो आज के काम के पैसे। पैसे लेकर शालिनी सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर शालिनी सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको खाना खिलाती है। इतने में किशन भी वहां आ जाता है और शालिनी किशन को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह शालिनी बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर शालिनी पकोड़े बनाती है। शालिनी के हाथ के बने हुए पकोड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं और पकोड़े खाकर ग्राहक पकोड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज के बनाए हुए पकोड़े कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। रमेश भाई, तुम्हारे आज के पकोड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट पकोड़े मैंने आज तक पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़ों में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा। मेरे लिए एक्स्ट्रा प्लेट पकोड़े का लगा दो। ऐसे रमेश अपने ग्राहकों के मुंह से पकोड़े की तारीफ को सुनकर, शालिनी बहन, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने पकौड़े खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट पकौड़े खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन पकौड़ों में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं। इसी तरह रमेश के आज के पकौड़े बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो पकौड़े बहुत जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा पकौड़े बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी पकौड़ों की सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है। इसीलिए कल मैं दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में पकौड़े का मजा लेंगे और हमारे पकौड़ों की सेल और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या कहती हो तुम? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन रमेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद रमेश के दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकौड़े खाने का आनंद उठाते हैं। इसी तरह रमेश के आज भी सारे पकौड़े बहुत जल्द ही बिक जाते हैं। शाम के समय जब शालिनी घर वापस आती है तो वह दीप्ति और बिट्टू को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था ना। कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होता तो हम भी अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में शालिनी अंदर आ जाती है। अरे दीप्ति और बिट्टू, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी से सो जाना। कल तुम्हें सुबह उठकर जल्दी जल्दी स्कूल भी तो जाना है ना। ठीक है माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और शालिनी के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह शालिनी काम पर जा रही होती है। तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। उसके दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। शालिनी का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, यह एसी का क्या दाम है? मात्र 10,000। यह तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, यह तो बहुत कम है। यह सेकेंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर यह एसी तो सही से चलती है ना? बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले यह एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो दो। मुझे यह एसी 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है?
वह आदमी शालिनी के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। हाँ दीदी, क्या मजा आ रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे हम बर्फ की चादर ओढ़ के बैठे हैं। हमने इतनी कड़ी गर्मी में यह ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। किशन भी घर पर आ जाता है। वाह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती भला, बच्चे तो आखिर मेरी जान है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और शालिनी की कमाई भी अच्छी होने लगती है। शालिनी के बने हुए पकड़ों की वजह से रमेश के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इससे रमेश खुश होकर शालिनी की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद किशन भी सेठ धनीराम के यहाँ मजदूरी छोड़कर शालिनी के साथ पकोड़े बनाने लगता है। दोनों को रमेश काफी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफी आसानी से चल जाता था। बच्चे पूरी गर्मी एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजारते हैं और इस तरह वह लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं।